हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, नमस्कार सभी प्यारे साथियों को। मैं उमेश पाल एक बार फिर से आप सभी विद्यार्थियों का आपके अपने परिवार टीचर्स पर मैं स्वागत करता हूं। आशा है कि आप सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और सीटेट जुलाई 2024 के लिए अपनी तैयारी को जोर शोर से कर रहे होंगे। आज उसी सीक्वेंस में आज हम लोग मैथ्स पेडागोजी की क्लास डिस्कस करने वाले हैं जो हमारी क्लास नंबर 5 होगी और यहाँ पर हम लोग बहुत बेहतरीन डिटेल एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं। और बेटा जितने भी क्वेश्चंस आपके लगे हुए हैं सब किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं, ठीक है। बहुत ही मन से ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे तो चीज़ें आपको समझ में आएंगी। और सेशन को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जो भी आपके जानने वाले हैं, मित्र हैं, जो भी सीटेट के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उन्हें ज़रूर शेयर कर दें ताकि उनकी तैयारी में थोड़ी सी मदद हो जाएगी और उनकी तैयारी में एक तेज़ धार मिलने का काम हो सकता है, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जो लोग नए हैं इसलिए कर लें ताकि नेक्स्ट नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए, है ना। चलिए आज की क्लास को शुरू किया जाए बिना किसी और बातचीत के। पहला क्वेश्चन हमारे सामने आ चुका है। कह रहे हैं कि एक बच्चा वर्ग और आयत में अंतर नहीं कर पा रहा है, वह दोनों को एक ही श्रेणी में निर्धारित करता है। वैन हीले एक गणितज्ञ थे जिन्होंने ज्यामिति सिद्धांतों को समझाने का काम किया था और उन्होंने कुछ अपने स्तर बताए थे ज्यामिति को सीखने के लिए, उसे एनालिसिस करने के लिए। उसको हम लोग अभी पढ़ेंगे। फिलहाल इस क्वेश्चन को देखेंगे कि एक बच्चा है जो वर्ग और आयत में अंतर नहीं कर पा रहा है और दोनों को एक ही श्रेणी में रखता है। वैन हीले के ज्यामितीय तर्क के सिद्धांत के अनुसार छात्र किस चरण में है, तो मैं आपको बता दूं ये सारे आपके ज्यामिति के सिद्धांत ही लिखे हैं जो वैन हीले के अनुसार बताए गए हैं। लेकिन इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा विजुअलाइजेशन मीन दृश्यीकरण स्तर, ठीक है। आइए थोड़ा सा हम लोग जानते हैं कि वैन हीले ने क्या समझाया था। वैन हीले ने ज्यामितीय अवधारणा दी थी। 5 टोटल उन्होंने लेवल बताए हैं। पहले लेवल को स्तर नंबर 0 बुलाते हैं जिसे प्रत्यक्षीकरण या विजुअलाइजेशन कहा जाता है। इस स्तर पर बच्चे किसी भी आकृति को समग्र स्वरूप में देखते हैं और उनकी पहचान करते हैं बजाय उनके गुणों को समझने के, ठीक है। पहली बार जब बच्चा किसी फिगर से, किसी आकृति से अपीयर होता है तो उसके अपीयरेंस को उसको जो विजुअलाइज करता है वो बच्चा, ठीक है, वो एक कंप्लीट फिगर के फॉर्म में करता है, ना कि वो उसके गुणों की पहचान कर सकने में सक्षम होता है, ठीक है। इनके स्तर नंबर 2 मतलब 1 विश्लेषण को देखेंगे। इस स्तर पर बच्चा आकृतियों की पहचान उनके गुणों के आधार पर करना सीख लेता है। मतलब अब की बार वो किसी भी आकृति के प्रॉपर्टीज़ को भी सीखने में सक्षम हो जाएगा। बहुत डिटेल यहाँ पर इसको हम नहीं समझेंगे, है ना। फिलहाल हमारा क्वेश्चन सही हो जाए और चीज़ें हमें समझ में आ जाएं उतना फ़िलहाल इसको हम सीख लेते हैं। इसको याद रखना थोड़ा कठिन होगा, ठीक है। अनौपचारिक निगमन इसमें क्या है, देखिए अनौपचारिक का मतलब होता है इनफॉर्मल और औपचारिक का मतलब होता है फॉर्मल, ठीक है। छात्र आकृतियों, उनकी विशेषताओं के बारे में अनौपचारिक स्वरूप को समझने में सक्षम हो जाए। मतलब जो गैर उदाहरण होते हैं, मतलब ऐसी तस्वीरें, ऐसी आकृतियाँ जिनका प्रयोग गणित में बिल्कुल भी नहीं होगा, वो उनके व्यवहारिक जीवन की आकृतियाँ होंगी, लेकिन उनको देखकर पहचानने और उनके गुणों की समानता व तुलना करने की क्षमता स्तर नंबर 2 में आ जाएगी। ये वो बताना चाहते हैं। औपचारिक निगमन जो होगा इसमें सीखे गए अनौपचारिक आकृतियों या उनकी विशेषताओं को औपचारिक स्वरूप देने में सक्षम विद्यार्थी हो जाएगा। और आप देख रहे हैं ना कि उन सब चीज़ों का प्रयोग वो औपचारिक रूप से करना शुरू कर देगा, ठीक है। लास्ट पॉइंट इनका आएगा स्तर नंबर 4
जिसको दृढ़ता कहा जाता है। छात्र विभिन्न प्रणालियों में ज्यामितीय परिणामों की तुलना करने में सक्षम हो जाएंगे। इस बार विद्यार्थी किन्हीं 2 अथवा 2 से अधिक आकृतियों के बीच तुलनात्मक अंतर कर सकता है उनके स्वरूप और उनकी विशेषताओं के आधार पर। ठीक है, तो दृढ़ता में वैन हीले ने ये बात उन्होंने बताई है। आई थिंक बात समझ में आ गई होगी। अब आएंगे क्वेश्चन नंबर 2 पर। राष्ट्रीय परिचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार कौन सा आधार उत्कृष्ट गणितीय शिक्षा के दृष्टिकोण को प्रदर्शित करता है? कहने का अर्थ ये है कि एनसीएफ 2005 के अनुसार जो गणित की उत्कृष्टता को, उसकी सुपरविजन को सिद्ध करता हो, बताता हो, वो ऑप्शन मुझे चुनना है। तो देखिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है? उच्च गुणवत्तापूर्ण गणितीय शिक्षा वह है जिसमें कोई विद्यार्थी अनुत्तीर्ण ना हो। ये कहाँ तक ठीक होगा? बिल्कुल ठीक नहीं होगा। देखिए गणित में अगर कोई विद्यार्थी फेल हो रहा है, इसका यह अर्थ बिल्कुल भी नहीं है कि उसके अंदर गणित सीखने की क्षमता नहीं है या उच्च गुणवत्ता वाली वो गणित पढ़ नहीं रहा है। ऐसी कोई कारण नहीं हो सकता है। इसके अलावा कोई दूसरा कारण बन सकता है। गणित की शिक्षा विद्यार्थियों को विभिन्न करियर के विकल्प मुहैया कराए। ठीक है, मतलब गणित इसलिए पढ़ी जाए ताकि बच्चों को रोजगार मिल सके। तो देखिए गणित का उद्देश्य रोजगार दिलाना अथवा मिलना बिल्कुल भी नहीं है। वो क्या है? ऑप्शन नंबर सी, सभी विद्यार्थी गणित सीख सकें, क्योंकि देखो उससे मस्तिष्क का विकास होगा। ठीक है, और सभी विद्यार्थियों को गणित सीखने की ज़रूरत भी है। अगर आप एक अच्छा जीवन जीना चाहते हैं तो गणित स्वाभाविक रूप से आपको सीखनी होगी। ठीक है, यही उद्देश्य एनसीएफ 2005 का रहा है। आई थिंक बात समझ में आ गई होगी। क्वेश्चन नंबर 3 पर हम लोग आ चुके हैं। एक शिक्षिका ने अपने छात्रों को गणित की पत्रिका बनाने के लिए कहा और उसमें उन्हें उनके द्वारा दैनिक जीवन में प्रयुक्त की गई गणित की स्थितियों को लिखने के लिए कहा। उनका उद्देश्य क्या है? बड़ा सिंपल सा उद्देश्य भैया, कि छात्रों की सहायता करना। और किस चीज़ में सहायता करना? कि वे कक्षा के गणित का बाहरी दुनिया में प्रयुक्त होने वाले गणित से संबंध स्थापित कर सकें। मतलब कक्षा में जो भी गणितीय संबंध या विशेषताएं सीखता है बच्चा, वो अपने दैनिक जीवन में कितना प्रयोग कर पाता है, और अगर नहीं कर पा रहा है तो उसकी उसमें मदद करना। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर सी का मतलब है। अब आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। निम्नलिखित में से डीन्स ब्लॉक का प्रयोग करके अवधारणाओं को नहीं पढ़ाया जा सकता। बेटा डीन्स ब्लॉक क्या होता है? देखो ये लकड़ी और प्लास्टिक और रबर के भी बने होते हैं। ठीक है, और आपको मैं क्या बताऊं कि एक तरीके की मैट होती, कभी आपने देखा हो कि छोटे बच्चों में जैसे कि आपके अल्फ़ाबेट सीरीज़ की मैट आती है कि उसे बच्चे को कंप्लीट करनी होती है ना। इसी तरीके की जो डीन्स के ब्लॉक होते हैं वो लकड़ी या फाइबर के बने होते हैं, जिनको अगर आप लगा देंगे तो काउंटिंग सीधी सीक्वेंस में आ जाएगी। मीन्स 1 2 3 4 एक सीक्वेंस में आ सकता है। अल्फ़ाबेट आपका आ सकता है, हिंदी अल्फ़ाबेट आपका आ सकता है, मैथ्स की कुछ प्रॉब्लम्स मतलब सम्स भी आ सकते हैं। मतलब आप समझ लो ना क्या क्या चीज़ें सीखेंगे उसमें। हम स्थानीय मान सीखेंगे, योग करना सीख सकते हैं, घटाव करना सीख सकते हैं। क्या नहीं सीख सकते हैं? वो होगी प्रोबेबिलिटी। प्रायिकता एक ऐसा विषय होता है जिसमें किसी भी घटना के घटने की कितनी संभावनाएं, इस विषय को इसमें सीखा जाता है, या यूं कह सकते हो कि इस पर वो आधारित होती है। जो डीन्स के ब्लॉक्स के थ्रू हम उसको नहीं पढ़ पाएंगे, ना ही तो उसको हम सीख पाएंगे। ठीक है, और डीन्स का ब्लॉक एक्चुअली प्राइमरी एजुकेशन पे यूज़ किया जाता है और प्रोबेबिलिटी आपका प्राइमरी एजुकेशन पे यूज़ नहीं किया जाता है। आई थिंक क्लियर हो चुका होगा आपको। अगले क्वेश्चन नंबर 5 पर आ रहे हैं। बच्चा बहुत ध्यान से पढ़िएगा। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई समस्या ना रह जाए, और जब मैं आपके सामने क्वेश्चन ले आता हूँ तो आप उसके पढ़िए और उसके ऑप्शंस को करने की कोशिश कीजिए। देखिए आप कहाँ तक सही हो रहे हैं।
क्वेश्चन नंबर 5 को आइएगा। कुछ छात्रों में भागफल और शेषफल शब्दों के साथ उलझन है, मतलब कन्फ्यूजन है। ठीक है, इस उलझन को दूर करने के लिए आप क्या करोगे, वो भी सबसे बेस्ट स्ट्रेटजी आपको बतानी है। श्यामपट पर शिक्षक द्वारा अनेक विभाजन समस्याओं को निरूपित करो। इससे क्या होगा, मतलब आप रोट लर्निंग की तरफ जा रहे हो और पेडागोजी सेक्शन में रोट लर्निंग को अवॉइड किया गया, ध्यान रखिएगा। छात्रों को कार्यपत्रिका दी जाए और उन्हें उनका अभ्यास करने के लिए कहा जाए, ये भी रोट लर्निंग है। ऑप्शन नंबर सी, मूर्त पदार्थों का प्रयोग किया जाए और छात्रों को कहा जाए कि वे इससे भिन्न प्रकार के समूह बनाएं और समूह की संख्या और समूह के बाहर की वस्तुओं का क्या कर दें, निरीक्षण करें। मतलब रियल ऑब्जेक्ट के बीच वो गतिविधियों को सीखें और करें, इससे उनके अंदर भागफल और शेषफल जैसी समस्याएं नहीं रह जाएंगी और उसके समाधान तक वो अपने हाथ से पहुंच पाएंगे स्थायी रूप से। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आप देख रहे होंगे कि भागफल और शेषफल की परिभाषा को 20 बार लिखना, ये भी रोट लर्निंग को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए उत्तर नहीं बनेगा, ये आपका गलत है। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ चुके हैं हम लोग। निम्न में से कौन से गणित की प्रकृति के अनुसार सही है? गणित का जो नेचर है, स्वभाव, उसके हिसाब से कौन सा सही है? देखो, गणित की अपनी भाषा है, बात समझ में आ रही है। गणित समस्या का केवल एक ही हल होता है, ये गलत बात है। एक समस्या के कई समाधान हो सकते हैं, ये सही होता है। अवधारणाएं अमूर्त हैं, ये भी सही है। उत्तर बच्चा वो सही होगा जिसमें ए और सी आएंगे, ए और सी आपके सेकंड नंबर में सही होंगे। सो क्वेश्चन नंबर 6 का उत्तर सही हो जाता है आपका 2 नंबर। दृश्यीकरण और प्रदर्शन एक ही बात होती लगभग। प्राथमिक स्तर पर शिक्षण में सुनिश्चित की जाने वाली महत्वपूर्ण प्रक्रियाएं हैं, क्योंकि बढ़िया चीज तो है। उच्च गणित में बीजगणित और ज्यामिति को पढ़ाने के लिए ये निहितार्थ है। ध्यान दीजिएगा, वो ये कह रहे हैं कि ये जो दृश्यीकरण और प्रदर्शन है, इसको विजुअलाइजेशन कहेंगे, इसको डिमॉन्स्ट्रेशन कहेंगे। ठीक है, और दोनों ही बीजगणित और ज्यामिति के लिए कह सकते हो कि बुनियादी अवधारणा को समझाने के लिए मदद कर पाएंगे, इसलिए उत्तर बिल्कुल फर्स्ट सही होगा। बाकी के हम लोग पढ़ लेंगे। प्राथमिक स्तर पर केवल सही यही कौशल सिखाए जाने के लिए चाहिए, ये तो गलत बात है। गणित में अधिगम के मूल्यांकन का यही एकमात्र तरीका है, एकमात्र हो नहीं सकता। शिक्षक का काम आसान कहीं से कर नहीं रहा है। ठीक है, सो उत्तर क्या बन जाएगा, फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 8 पर हम लोग आ चुके हैं। निम्न में से गणित में उपलब्धि कम होने के क्या कारण हो सकते हैं? अगर कोई विद्यार्थी गणित में उसकी उपलब्धि कमज़ोर है तो इसका रीज़न क्या हो सकता है? इसका रीज़न है, देखो, लिंग तो हो नहीं सकता। अगर लिंग को उत्तर बनाओगे तो भेदभाव हो जाएगा। कहने का अर्थ ये है कि लड़कियां गणित सीखने में सक्षम नहीं है, तो लिंग से ऐसी कोई बात तो करनी नहीं है। गणित का स्वरूप इतना कठिन है नहीं कि उसमें उपलब्धि नहीं आती। और स्वाभाविक क्षमता, देखिए, व्यक्ति की स्वाभाविक क्षमता हो सकती है, तो अगर किसी व्यक्ति में गणित सीखने की रुचि या क्षमता ज़्यादा है तो उसकी उपलब्धियां कुछ उच्च स्तर की होंगी, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं होगा कि अगर किसी व्यक्ति में ऐसी क्षमताएं कम हैं पहले से तो उसमें वृद्धि नहीं करी जा सकती या उसको कोई उपलब्धि गणित के क्षेत्र में मिलनी ही नहीं है। कारण जो बनेगा वो है सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि। ठीक है, जिससे मतलब वो बच्चा आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 9 को ध्यान से समझेंगे। बेटा, मैं बहुत ज़्यादा लिख पढ़ देता हूँ क्वेश्चन पे, वो इसलिए है कि मेरी कोशिश है कि मैं आपको हर चीज़ एक एक क्लियर कर दूँ, और फिर भी अगर मुझसे कहीं भी कुछ मिस हो जाए तो देखिए, ये ह्यूमन टेंडेंसी है कि बहुत अच्छा प्रयास करने के बाद भी कहीं कुछ कमी रह जाती है। अगर आपको लगता है कि कहीं कमी कुछ हो रही है और आपको समझने में कहीं भी दिक्कत है तो प्लीज़ एक बार कमेंट बॉक्स में आके अपने प्रॉब्लम को ज़रूर शेयर करें। मैं रिजॉल्व ज़रूर करूँगा, आपकी समस्या को ज़रूर सुनूंगा अगर वो जेन्युइन है तो। ठीक है, चलिए, निम्नलिखित में से अशुद्ध कथन को पहचानना है जो सही नहीं है। गणितीय ज्ञान की संरचना में परिकल्पना की एक भूमिका है, तो देखिए ये सही है, अशुद्ध नहीं है। कल्पित तर्क प्रमुख होते हैं, ये भी सही है। गणितीय संचारण में भाषा का प्रयोग परिशुद्ध होना चाहिए। भाई, गणित को सीखने में अगर भाषा आपको गणितीय भाषा आप नहीं जानते हो, आपको गणित की भाषा को सीखने में समस्या है,
तो दिक्कत हो सकती है। ठीक है, गणितीय ज्ञान की संरचना में अनुमान लगाना उपयोगी नहीं होता है। गणित की संरचना में आप अनुमान नहीं लगा सकते। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 10 पे आएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन की सहमति गणित के संरचनात्मक या रचनावादी दृष्टिकोण से की जा सकती है? चलिए, रचनावादी दृष्टिकोण, कंस्ट्रक्टिविज्म अपीयरेंस को देखना है मुझे, गणित तत्वों को सीखने के बारे में है, तो ये उत्तर आपका सही है। ठीक है, मुझे बेस्ट वाला चूज करना है। गणितज्ञों से सच्चाई का आविष्कार, अरे नहीं भैया, पूर्णतः विश्वपर्यक मानस दर्शन गणित का महत्वपूर्ण पहलू है। अगर आप माइंड मैपिंग नहीं कर पाते हो मैथ्स के मामले में, तो आप गणित अच्छे तरीके से नहीं सीख पाएंगे। मानस दर्शन बहुत ज़रूरी है। अगर माइंड मैपिंग और मानस दर्शन का मीन नहीं समझ पा रहे हो, तो आप समझ लीजिएगा कि जब आप किसी अपने खास को याद करते हो ना, तो उसकी जो तस्वीर तुम्हारे दिमाग में बनती है, बिल्कुल हूबहू वो आपका मानस दर्शन है। ठीक है, गणित को सीखने के लिए उनके सलूशन और उसके तकनीकी को ऐसे ही माइंड मैपिंग करना होता है। जो करने में सक्षम होते हैं वो गणित में उच्च प्रदर्शन कर पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 को ठीक से देखेंगे। गणित के अधिगम के संबंध में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? गणित सीखने के संबंध में जो सही नहीं है मुझे वो बताना है। गणित में उत्कृष्ट प्रदर्शन की प्रतिमा स्वाभाविक होती, जी नहीं, ऐसा बिल्कुल गलत है। स्वाभाविक होती ना तो सबको मिल रही होती। उत्कृष्ट प्रदर्शन स्वाभाविक नहीं होता है, अमूर्त होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 बहुत प्यारा है बच्चा, बहुत खूबसूरत क्वेश्चन और बहुत बार पूछा गया है। हिंदू अरबी गणना प्रणाली के लिए में थोड़ा सा एक गलती है, और वो गलती वो ये है कि इसमें मात्रा मिस हो गई है। हिंदू अरबी गणना प्रणाली के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो मैं आपको बता दूं कि हिंदू अरबी गणना प्रणाली जो हिंदुस्तान में प्रयोग करी जाने वाली संख्या पद्धति है उसी का नाम है, और भारत में जो नंबर सिस्टम यूज किया जाता है उसको दशमलव संख्या पद्धति के नाम से बुलाया जाता है, मतलब डेसिमल नंबर सिस्टम। ठीक है, उसी का एक नाम है हिंदू अरबी गणना प्रणाली। बोलने कौन सा सही नहीं है? तो भैया ये वाला सही नहीं होगा, क्योंकि बोलने इसमें आधार 2 की प्रणाली है, जबकि भारतीय अंक व्यवस्था की आधार प्रणाली 10 होती है, 10 होती है। इसीलिए उसको दशाधारी दशमलव संख्या पद्धति के नाम से भी बुलाया जाता है। और ये जो 2 आधार वाली व्यवस्था है ये बाइनरी नंबर सिस्टम में पाया जाता है, जिसमें 2 ही डिजिट अप्लाई होते हैं, 0 और 1। ओके, बाकी सब चीज़ें आपकी उसके अनुकूल हैं, यही एक विपरीत था। क्वेश्चन नंबर 13 पे आ चुके हैं हम लोग। निम्नलिखित में से क्या गणितीय तर्कना का सूचक है? क्या बता सकते हो? पढ़ लो बेटा जरा, एक बार उत्तर कीजिए, जानिए क्या हो सकता है। 13 नंबर का उत्तर आपका हो जाएगा सेकंड नंबर, गणितीय प्रक्रिया की संगतता देने की, तर्क संगतता देने की क्षमता। ठीक है, गणित में जो कुछ भी बोला बताया जाएगा या संवाद होगा वो कैसा होगा? तर्क संगत होगा। और जिनमें ये गुण नहीं है उनके अंदर गणित सीखने की क्षमता नहीं होती। ठीक है, बाकी के ऑप्शन इसके लिए ठीक नहीं है, जैसे ये गणितीय संकल्पनाओं की परिभाषा देने की क्षमता, परिकलन मतलब कैलकुलेशन की बात कर रहे हैं, समझ लो ना। क्वेश्चन नंबर 14 भी बेटा बहुत ज़बरदस्त है, मज़ा आ जाएगा, पढ़िए। यह समझने के लिए कि 1/4 1/3 से छोटा है, सही तो है। निम्नलिखित में से कौन सी योजना सबसे अधिक उपयुक्त होगी? तो आप जानते हो मोस्टली हम लोग LCM मेथड यूज़ करते हैं, जबकि वो कह रहे हैं कि सबसे अधिक उपयुक्त कौन सा होगा ये बताना है। कागज़ की पत्तियों का प्रयोग करना, डाइस ब्लॉक का प्रयोग करना, संख्या चार्ट का प्रयोग करना, क्या उत्तर सही हो सकता है आप बताएंगे? इसका उत्तर सही होगा
ऑप्शन नंबर 2, कागज की पत्तियों का प्रयोग। एक्चुअली कागज की पत्तियों का प्रयोग एक अनौपचारिक प्रयोग होगा जो दो भिन्नों के बीच तुलना कराने में हमारी स्थायी रूप से मदद करने वाला है, ठीक है, जिसको हम गैर उदाहरण भी कह सकते हैं, है ना। बाकी गणितीय प्रक्रिया तो आपके एलसीएम मेथड है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 15 लास्ट है आपका ये, इसको देखेंगे हम लोग। कक्षा 2 के छात्रों को 44 लिखने के लिए कहा गया, लेकिन उन्होंने कुछ 44 को इस तरीके से लिखा। अध्यापक के रूप में आप इसको कैसे संबोधित करोगे, कैसे समझाएंगे आप? तो वो देखिएगा, उन्हें मूर्त पदार्थ से विनिमय नियम समझाएंगे, मतलब एक्सचेंज नियम। एक्चुअली उनके अंदर प्लेस वैल्यू कॉन्सेप्ट नहीं है, अगर होता तो वो 44 को 404 नहीं लिखते, लेकिन उन्हें मुझे कैसे समझाना है? मूर्त रूप में, मतलब रियल ऑब्जेक्ट्स के थ्रू मुझे ये बताना है कि किस तरीके से नंबर एक्सचेंज करी जाती है या उसको रिप्लेस किया जाता है या उसके प्लेसमेंट को फिक्स किया जाता है। तभी तो, क्योंकि हमारी अंक व्यवस्था स्थानीय मानव अवधारणा पर आधारित होती है। तो बाकी समझ में आ गया होगा। जैसे कापियों में सही उत्तर लिखेंगे, इससे उत्तर बनना नहीं है। समूह में रखेंगे, जिसने सही लिखा हो उत्तर प्राप्त करने के लिए कहेंगे। तो ये सब चीज़ें वैसी हैं जो रोट लर्निंग की ओर आपको इंडिकेट करती हैं। ये एक ऐसी सेकंड ऑप्शन है जो आपके कॉन्सेप्ट को बहुत मजबूत बनाने के काम करने वाला है, ठीक है। तो आज की क्लास में हम लोगों ने बेटा 15 क्वेश्चंस 15 क्वेश्चंस हम लोगों ने आज डिस्कस कर लिए हैं, और पेडागोजी के बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस ये थे। और आशा है कि आपको पूरा का पूरा सेशन ठीक से समझ में आ गया होगा। लेकिन अगर कहीं भी कोई भी बच्चा समस्या रह गई है तो प्लीज़ एक बार ज़रूर बताइएगा, क्योंकि अगर आप कहोगे तो मैं सुधार करूँगा ना उसमें। मेरे हिसाब से तो मैंने अपना बेस्ट किया हुआ है। कहीं पर आपको डाउट होता तो आप क्लियर कीजिएगा, हाँ। लेकिन सेशन को शेयर और लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। एक बटन ज़रूर दबाइए प्लीज़। थैंक यू सो मच। आज की क्लास को मुझे यहीं पर वाइंड अप करूँगा। अगली क्लास CDP के साथ हम लोग डिस्कस करेंगे।